स्पीच पैथोलॉजी होती क्या है? बच्चा जब पैदा होता है अगर वो प्री मेच्योर है और उसको निगलने में कोई दिक्कत आ रही है, वो अपनी खुराक जो है वो मुंह के जरिए नहीं ले सकता। वो रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं जो बच्चे के अंदर हों तो पेरेंट्स को जो है वो जल्द अज जल्द किसी माहिर से रब्ता करना चाहिए? बच्चा जो होता है उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुंह से कुछ बेमानी आवाजें निकालना शुरू कर देगा। मम 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 ब ब ब होंठों के इस्तेमाल के साथ जो कोशिश साउंड्स करेगा निकाली जा बोलने सकती हैं। कैंसर होता है गले का कैंसर, क्या इससे भी रिलेटेड है कि इसके बाद भी वॉइस का चले जाना या स्पीच में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी क्या स्पीच पैथोलॉजिस्ट का रोल होता है? Assalamu alaikum, this is Saima Jabbar and you are watching Beyond the Stethoscope from Shifa International Hospital. आज एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे जो है स्पीच पैथोलॉजी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा बदर जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सीनियर मैनेजर रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट हैं और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि बोलने से मुंसलिक आम मसाइल क्या हैं और इनका इलाज कैसे मुमकिन है और स्पीच थेरेपी किस तरह से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आज टाइम निकालने के लिए इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर। सबसे पहले तो हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड, आप एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ की है और इसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। थैंक यू साइमा। पहली चीज़ तो ये कि स्पीच थेरेपी का जो डिग्री प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ। सो मेरी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने मास्टर्स किया था क्लिनिकल साइकोलॉजी में। 2010 तक पाकिस्तान में कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ एक स्पीच थेरेपी का डिप्लोमा कराया जाता था गवर्नमेंट सेक्टर में। और ये डिप्लोमा भी पाकिस्तान में जब इनिशिएट हुआ था तो कुछ फॉरेन स्पीच थेरेपिस्ट थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान बुलाए गए थे और यहाँ पे एक कोहर्ट को ट्रेन किया गया था इस फील्ड में। और फिर उन्हीं लोगों ने आगे स्पीच थेरेपी की फील्ड को पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो मैंने मास्टर्स जब अपना क्लिनिकल साइकोलॉजी में कंप्लीट किया तो ड्यूरिंग दैट स्टडी और उसमें जो हमारी क्लिनिकल रोटेशंस होती थी उसके दौरान मैंने देखा कि कम्युनिकेशन डेफिसिट की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एनजाइटीज़ और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लोगों की मुतासर हो रही है। तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड की तरफ जो है वो थोड़ा डेवलप हुआ। तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो NIRM से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब मेडिसिन से किया। उसके बाद 2010 में पाकिस्तान में जो है वो एमफिल इंट्रोड्यूस कराया गया स्पीच थेरेपी की फील्ड में। मतलब ये एक बिल्कुल ही आप कह लें कि डिफरेंट चीज़ है कि बैचलर्स प्रोग्राम के ना होते हुए एमफिल प्रोग्राम पहले लॉन्च हुआ पाकिस्तान में। अगेन यही वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर इसका स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, फैकल्टी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो मैंने अपना एमफिल जो है स्पीच पैथोलॉजी में जो है वो 2010 में किया और अभी रिसेंटली मैंने अपना PhD जो है वो रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के अंदर जो है वो कंप्लीट किया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब जो है वो बैचलर्स प्रोग्राम भी स्पीच थेरेपी में ऑफ़र किया जा रहा है और अब जो फील्ड है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फ्यूचर में जो है इसके अंदर जो है और बेहतरी देखी जाएगी। इंशाल्लाह। तो यू आर वन ऑफ द पायनियर्स इन दिस फील्ड वी कैन बिल्कुल से। आप कह सकते हैं। राइट। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ आप कब से अटैच्ड हैं? हाँ, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मेरी फ़र्स्ट जॉब है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2006 में कंप्लीट किया था और मैंने 2006 में ही शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो ज्वाइन कर लिया था। तो अब मुझे 18 साल हो गए हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ। माशाल्लाह, दैट्स अ तो लॉन्ग टाइम। बिल्कुल ऐसे तरीके अच्छा से आप। मिस फ़ायज़ा, आप ये बताइएगा कि मेरी तरह और भी लोगों को शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी कि स्पीच पैथोलॉजी होती क्या है, इसके बारे में आप एक आम फ़हम ज़ुबान में बताइएगा। बिल्कुल। देखिए जब हम स्पीच की बात करते हैं तो बेसिकली हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन से हमारा मुराद है समझना, चीज़ को समझ के उसके मुताबिक जवाब जो है वो फिर अदा करना या अपनी बात को अगले बंदे तक उस तरीके से पहुंचाना जिस तरह से हम इंटेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो निगलने के अमराज में भी डील करते हैं। तो स्पीच थेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसका जो रोल है वो एक बच्चा जब पैदा होता है अगर वो प्री मेच्योर है और उसको निगलने में कोई दिक्कत आ रही है, वो अपनी खुराक जो है वो मुंह के ज़रिए नहीं ले सकता, मदर फीड नहीं ले सकता, तो वहाँ से एक स्पीच थेरेपिस्ट का रोल स्टार्ट हो जाता है। राइट। इसके बाद जिस तरीके से एक बच्चा जो है वो डेवलप करता है, अगर फ़र्ज़ करें कि वो सुनने
की सलाहियत से महरूम है, तो उसको अगर हेयरिंग एड लग जाते हैं तो उसके बाद उसकी जो हेयरिंग के अंदर साउंड्स के ऊपर रिएक्शन है उसको किस तरीके से डेवलप करना है, साउंड को वो किस तरीके से जो है रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी लर्निंग स्किल्स के ऊपर काम करना, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर काम करना, कि एक बच्चा जो है जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो 1 साल की उम्र में तकरीबन 10 से 12 लफ्ज़ों का मीनिंग समझ रहा होगा और 1 से 2 लफ्ज़ को मीनिंगफुली अदा भी कर रहा होगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे एक बच्चा डेवलप होता जाता है, स्पीच थेरेपिस्ट का रोल उस एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन के साथ होता है। जब हम 2 साल के बच्चे की बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 साल का बच्चा जो है वो 2 लफ्ज़ों को मिला के छोटे छोटे फ्रेज़ बोलना शुरू कर देगा। अगर एक 18 महीने से 2 साल का बच्चा जो है वो लफ्ज़ों को आपस में मिला के फ्रेजेस नहीं अदा कर रहा, या उसके पास इनफ लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा नहीं है जिसके मानी वो समझ सकता हो या उनको अपनी ज़रूरत को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हो, तो स्पीच थेरेपिस्ट उसके साथ विकेबलरी बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे। फिर इसी तरीके से जैसे बच्चा बड़ा होता है सेंटेंसेस के ऊपर आता है, अगर बच्चा बात कर रहा है लेकिन अल्फाज की अदायगी साफ़ नहीं है, जैसे हम आम ज़बान में तुतलाना कहते तुतलाना। हैं कि किताब को तिताब कह दिया, तो या कोई भी साउंड वो प्रॉपर तरीके से अदा नहीं करा, तो उसमें भी एज अप्रोप्रिएटनेस के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट की जाती है। हम एक 4 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो रे या रे की आवाज़ क्लियरली बोलेगा, लेकिन एक 4 साल के बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काफ, बे, ते ये वाली साउंड्स जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बोलना शुरू कर रहा होगा, या ब, प, म ये वाली साउंड्स क्लियरली अदा कर रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। फिर देखें तो कुछ बच्चों को रवानी के मसाइल होते हैं कि वो बात तो कर रहे हैं लेकिन स्पीच जो है वो फ्लुएंट नहीं है, किसी लफ्ज़ पे अटक गए, किसी चीज़ को जो है जिस तरीके से अगर पानी है तो प प प प हाँ, पानी बिल्कुल, रेपिटिशंस बिल्कुल। आ गई। तो मल्टीपल इस तरह के इश्यूज होते हैं, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट का रोल फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने में है। फिर जिस तरीके से बलूगत होती है, बच्चे जिस तरीके से प्यूबर्टी की एज में जाते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि मेल्स की जो वॉइस क्वालिटी होती है वो फीमेल्स की तरह होती है। वहाँ स्पीच थेरेपिस्ट का रोल है कि वो किस अच्छा। तरीके से जो है उस आवाज़ को एज और जेंडर अप्रोप्रिएट जो है वो डेवलप कराए। लेटर दैट्स वेरी स्टेजेस में, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल लेटर स्टेजेस में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अडल्ट्स में फालिज के बाद मसाइल आ सकते हैं, कुछ जिस तरह से न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, तो अगर हम देखें तो एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट का रोल जो है वो पैदाइश के वक्त से लेके लेकर ओल्ड और एज ओल्ड तक। एज तक, बिल्कुल राइट। ओल्ड एज तक, जिस तरीके से कंफर्ट केयर जब दे रहे होते हैं तब भी ओरल फीड किस तरीके से सेफली दी जा सकती है, या ओरल हाइजीन को किस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है, तो पैदाइश से लेके एंड ऑफ लाइफ केयर तक जो है वो एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट का रोल जो है वो होता देखा जा है। सकता है। राइट, दैट्स अ वास्ट फील्ड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन से दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ आप लोग क्लोजली काम करते हैं ताकि मरीज़ के लिए या जो भी इंसान आ रहा है उसको इस तरह के मसाइल हैं उनको जल्दी उनके ऊपर काबू पाया जा सके। डिपेंड करता है कि डायग्नोसिस क्या है, ये किस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास एक क्लाइंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हमने शुरू में जिक्र किया कि अगर फ़र्ज़ करें हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आ रहा है, तो उसमें ऑडियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कॉक्लियर इम्प्लांट जिस तरीके से शिफा में किया जा रहा है, तो हमारी टीम जो है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट और ईएनटी सर्जन के साथ, ऑडियोलॉजिस्ट के साथ मिल के काम करते हैं कि हम किस तरीके से जब बच्चे के साथ साउंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो मैपिंग किस तरीके से होनी है, अगर हेयरिंग एड है तो उसकी किस तरीके से जो है वो एडजस्टमेंट होनी है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे बच्चे को सुनने में दिक्कत आ रही है, तो एक बड़े क्लोज लाइजॉन में काम किया जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेरेब्रल पॉलिसी का कोई बच्चा आ रहा है या फालिज के मरीजों की हम बात करें, तो फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा एक क्लोज लाइजॉन में काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज निगलने के मसाइल के अंदर पोस्चर का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी तरीके से वॉइस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपका जो पोस्चर है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो हम फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज लाइजॉन में काम कर रहे होते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात की जाए तो साइकेट्री, साइकोलॉजिस्ट, हमारे बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, ये एक बहुत बड़ी टीम है जो कि मिल के काम कर रही होती है बच्चे के को फंक्शनल बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास जो रेफरल आ रहा है या डायग्नोसिस है वो क्या है, और उसके मुताबिक जो है वो टीम वर्क किया जाता है। और इसके साथ साथ जब भी हम स्पीच थेरेपी की बात करेंगे तो पेरेंट्स ट्रेनिंग, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी कि वो रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं जो बच्चे के अंदर हों तो पेरेंट्स को जो है वो जल्द अज़ जल्द किसी माहिर से रब्ता करना चाहिए और दिखाना चाहिए? देखिए हमें कभी भी दो बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर बच्चा डिफरेंट होता है, लेकिन
एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की जो आप कह लें कि हम एक एक्सपेक्टेड जो एज होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या बच्चा उस चीज़ को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जैसे अगर हम पैदाइश के वक्त बात करें तो हम ये समझते हैं कि एक जो बच्चा पैदा होता है वो जब एक लाउड साउंड को सुनता है तो उसमें एक स्टार्टल का रिफ्लेक्स, जिस तरीके से एकदम चौंक जाने का रिफ्लेक्स जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप देखते हैं कि बच्चा जो है वो दरवाजे के बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद होने पर, बादल के गरजने पर, बहुत ज़्यादा ऊंचे हॉर्न पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो दिस इज़ द स्टेज कि जहाँ पर आप जो है वो फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर जो है वो तवज्जो दें कि क्या बच्चे को सुनने में कोई दिक्कत आ रही है। इसी तरीके से अगर बच्चा जो है वो बार बार चेस्ट इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है, अगर बच्चा जो है वो थ्राइव नहीं कर रहा, मतलब उसका वज़न प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ रहा है, दूध आप जब उसको देते हैं तो वो सारा का सारा दूध मुंह से निकाल देता है, इस तरीके से आपको फील होता है कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है ओरल इनटेक होनी चाहिए वो बच्चा नहीं ले पा रहा, तो उस टाइम पे भी आपको इस चीज़ के हवाले से कंसर्न होना चाहिए। इसी तरीके से 6 महीने के बच्चा जो होता है उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुंह से कुछ बेमानी आवाज़ें निकालना शुरू कर देगा। मम 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 ब ब ब होंठों के इस्तेमाल के साथ जो कोशिश साउंड्स करेगा निकाली जा बोलने सकती की। हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 मंथ्स का बच्चा जो है वो निकालेगा, आई कांटेक्ट देगा, जो मानूस चेहरे हैं उनको देख के स्माइल करेगा। तो अगर आप रिस्पॉन्स। देखते हैं कि 6 मंथ ओल्ड बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को रिकग्नाइज नहीं कर रहा या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बिल्कुल क्वाइट है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, अगेन उसके ऊपर कंसर्न हो सकता है। 1 साल के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बोल रहा होगा, या अगर फ़र्ज़ करें आप उससे कहेंगे कि मैं दूध ला रही हूँ या दूधू या बॉटल, तो वो एकदम उसके ऊपर रुक के रिस्पॉन्ड करेगा या वो ये समझेगा कि हाँ अब उसकी नीड जो है वो पूरी होने जा रही है। तो वो बेसिक वर्ड्स को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देगा, या आप कहेंगे कि वो देखो माऊ आ गई, तो वो एकदम से इधर-उधर बिल्ली को ढूँढने की कोशिश करेगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो 1 साल के बच्चे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आना शुरू हो जाएगी। तो अगर 1 साल का बच्चा है और आप ये देखते हैं कि वो इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो माइलस्टोन्स आपके नहीं लिए कर। 18 महीने की एज तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा जो है ना वो अपनी बात जो है वो छोटे लफ्ज़ों में कम्युनिकेट करने लगेगा। राइट। तो 18 मंथ्स तक का हम ये रखते हैं कि 18 मंथ्स तक अगर आपको लगता है कि आप घर पे फील कर रहे हैं कि चीज़ें अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं हो रही, तो आप घर पे उनके साथ काम करें, गाइडलाइंस ले लें और उसके मुताबिक बच्चे के साथ काम करें। लेकिन 18 मंथ्स पे अगर स्पीच माइलस्टोन डेवलप नहीं हो रहे तो फिर स्पीच थेरेपी रिकमेंडेड है। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि अर्ली इंटरवेंशन जो है वो कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, और अगर इंसान पेरेंट्स जो हैं वो बजाय इसके कि खुद से इलाज करने की या टोटके या इस तरह की चीज़ें जो कि ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में आम है, उसकी बजाय अगर वो रेलिवेंट माहिरीन से रब्ता करें और अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है बच्चे को और उसके पेरेंट्स के लिए भी। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो कि हमारी जो रीडिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, वो कहीं न कहीं हमारे कम्युनिकेशन या स्पीच डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जो लिटरेसी स्किल्स हैं, जब हम बच्चे को स्कूल ले जाने की बात करते हैं, स्कूल में दाखिले की बात करते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो स्पीच है या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। अर्ली इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है, जहाँ पे हमारे ब्रेन के अंदर बेहतर जो है वो न्यूरल पाथवेज़ डेवलप हो रहे हैं, उस स्टेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बच्चे में कम्युनिकेशन डेफ़िसिट की वजह से जो बिहेवियर इश्यूज़ अराइज़ होते हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, और लॉन्ग रन में किस तरीके से बच्चे को एज अप्रोप्रिएट एकेडेमिया के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि स्पीच या अर्ली इंटरवेंशन जो है ना वो बच्चे को प्रोवाइड की जाए। क्योंकि वो बच्चा जो अपनी बात को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसके बिहेवियर में इश्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे। वो बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं, वो आगे जाके उसको लाइफ़ के अंदर या अपनी सराउंडिंग्स में, सोशल सराउंडिंग्स में प्रॉपर्ली एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टी कॉज़ करेंगे। इसी तरीके से स्पीच डिलेज़ जो हैं, वो रीडिंग एबिलिटीज़ को, राइटिंग स्किल्स को और इसी तरह बाकी एकेडमिक स्किल्स को भी कहीं न कहीं मुतासिर करेंगे। सब तो कुछ इस इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी है। ज़रूरी है। राइट। ये बताइएगा कि क्या ये हमेशा से पैदाइशी ही मसाइल होते हैं या लेटर ऑन लाइफ में कभी और भी डेवलप हो जाते हैं, जिस तरह तुतलाना? अक्सर बच्चे जो हैं वो पहले ठीक बोल रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के वो अचानक से किसी वर्ड के ऊपर अटक जाते हैं या तुतलाहट का शिकार हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, और क्या इसके लिए भी स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं? जब हम स्पीच के मसाइल की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे हैं जो कि किसी पैदाइशी नुक्स की वजह से आ रहे होते हैं। जिस तरीके से हमने बात की कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से बच्चे की स्पीच डिले आ रही है, इसी तरीके से टंग टाई एक चीज़ होती है कि ज़बान
का नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ज़बान की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसकी वजह से क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है कि वो साउंड्स जहाँ पे ज़बान को आगे से या ज़बान की टिप ने रेज होना है और ऊपर जाके दांत को या तालू के साथ टच होके वो साउंड प्रोड्यूस होनी है, तो उस स्ट्रक्चर के छोटे होने की वजह से या उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो साउंड प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है। और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि एज के साथ, जिस तरीके से अगर हम जिस तरह से हकलाने की बात करें, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, समटाइम्स आपकी इन्वायरमेंट में अगर आप कोई ऐसे इनकाउंटर हो रहा है किसी ऐसे शख्स से जो कि तुतला के बोलता है या हकला के बोलता है, तो समटाइम्स बच्चे उससे वो चीज़ सीख भी लेते हैं। तो कुछ स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर बच्चे ने अपनी इन्वायरमेंट से वो साउंड सीखे ही ऐसे। जिस तरह कुछ कल्चर के लिहाज से भी बात की जाए, तो अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो कुछ इलाकों में साउंड्स ज़रा डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं और उस इलाके के तमाम लोग एक स्पेसिफिक साउंड को उसी तरह अदा करते हैं और वो चीज़ नॉर्मल कंसिडर होती है। तो कुछ चीज़ें तो हम सीखते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पीछे पैदाइशी तौर पे कोई ऐसा जिस्मानी नुक्स जो है वो मौजूद होता है जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बोली जा रही होती। क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, जिस तरीके से तालू में सुराख है या होंठ के अंदर जो है वो प्रॉपर्ली उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई हुई, तो उसकी वजह से आवाज़ में या क्लैरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके लिए फिर हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है या मेडिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ जो है गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, ये आई थिंक अब से कुछ अर्सा पहले तक तो ये मसाइल नहीं थे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो तो बहुत छोटी सी एज से ज़ाहिर है ये चीज़ें देख रहे होते हैं। तो इनका क्या कोई इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चों की इस तरह के माइलस्टोन अचीव करने में, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड कोई स्पीच से रिलेटेड कोई मसाइल हो सकते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट सोशलाइजेशन। कम्युनिकेशन जो है वो तभी होती है जब हम किसी और के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचा रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन को एक्सपोज्ड होता है या वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ टाइम गुजार रहा होता है, तो वो जो एक सोशलाइजेशन वाला अपने एज अप्रोप्रिएट पीयर ग्रुप के साथ जो चीज़ें वो लर्न कर रहा होता है या जिस तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो चीज़ मुतासिर होती जाती है। एक वन वे एंटरटेनमेंट है जो बच्चे को मिल रही है और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है। कोविड के बाद से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनके अंदर स्पीच डिले, वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके पीछे जो अभी तक रिसर्चेज हुई हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है वो डेफिनेटली सोशल डिले भी, सोशलाइजेशन को भी अफेक्ट करता है और स्पीच लैंग्वेज डिले भी कॉज करता है। राइट। तो इसमें पेरेंट्स भी अपनी आसानी ये देखते हैं कि वो खुद बात करने की बजाय बच्चे को जो है वो कोई चीज़ ऐसी दे देते हैं ताकि वो उसमें बिजी रहे और वो अपना कोई ज़रूरी काम जो है वो कर सकें, और पेरेंट्स के लिए भी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली थोड़ा सा ये भी है कि जिस तरह अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो जब बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा टीवी को एक्सपोज्ड होता है या डिजिट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसका इंगेजमेंट ज़्यादा होती है, तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि बच्चे ने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पिक कर लिए हैं या वो कुछ चीज़ों के अंदर बहुत फ्लुएंटली जो है वो इंग्लिश के फ्रेजेस को इस्तेमाल कर रहा है और पेरेंट्स उस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसको बहुत पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। इसलिए भी पेरेंट्स की जो एक ट्रेंड देखा गया है कि वो ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो इन चीज़ों के थ्रू सीख रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे वहाँ से वर्ड्स पिक करते हैं, लेकिन उनको फिर अपनी इन्वायरमेंट में यूज़ कैसे करना है उसके अंदर बच्चे जो है ना वो पीछे रह जाते हैं और उसकी वजह से उनको आम जिंदगी में जो है वो डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। तो डेफिनेटली हमें चाहिए कि बच्चों के साथ खुद इंटरेक्ट करें और बच्चों को जो है वो सोशलाइज करने में हेल्प करें, उनको डेली एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, ऐसी एक्टिविटीज़ में जहाँ पर बोलने का मार्जिन हो। जिस तरह पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो पेरेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मदर कुकिंग कर रही हैं तो वो एक रनिंग कमेंट्री कर सकती हैं अपने पूरे उस प्रोसेस में कि अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, ताकि एक बच्चा जो है वो डिफरेंट, जिस तरीके से अगर आप चम्मच है तो उसको पता हो कि इस चीज़ को मदर चम्मच कह के मुखातिब कर रही हैं या इस चीज़ को जो है वो स्पून कह रही हैं, तो इस तरीके से बच्चे की वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज़ होती है और फिर बच्चा भी उस चीज़ को बात कर, जब उसको वो चीज़ चाहिए होती है तो बच्चा भी उससे मिलती जुलती बात करने की कोशिश करता है या उस वर्ड को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसकी एक्विजिशन में, और हम इस चीज़ को बहुत इनकरेज करते हैं कि पेरेंट्स भी, सिबलिंग्स भी और लोग जो फैमिली में मेंबर्स मौजूद हैं वो बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्शन अपनी ज़्यादा रखें। राइट। तो जब आप लोग स्पीच थेरेपी करते हैं तो उसमें आप लोग इनवाइट करते हैं कि पेरेंट्स को भी उसी तरह से टीच किया जाए कि वो बच्चे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करें ताकि उसकी स्पीच जो है वो बेहतर हो सके। बिल्कुल।
अगर हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे जो रूम्स हैं स्पीच थेरेपी के वो स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट द सेशन अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और हम पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए इनकरेज भी करते हैं कि वो जितनी देर स्पीच थेरेपी का या बाकी भी जो हमारी सर्विसेज हैं सेशन हो रहा है, तो वो बच्चे को एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में ऑब्जर्व करें। वो देखें कि बच्चा किस चीज़ को जो है वो पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो रेस्टलेस है तो थेरेपिस्ट किस तरीके से उसको जो है वो हैंडल करते हैं, उसकी सिटिंग स्पैन को किस तरीके से बेहतर बनाते हैं, उसको किस तरीके से इंगेज करते हैं। तो पहली चीज़ जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हमने रूम्स ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो सेशन को ऑब्जर्व कर सकें। उसके बाद हम पेरेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग आके उस स्पेसिफिक डायग्नोसिस के हवाले से उनको गाइड करते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स में शिफा जी, बिल्कुल। पायनियर है। सपोर्ट ग्रुप आप लोग रेगुलरली करते बिल्कुल हैं और ख़ास सपोर्ट तौर ग्रुप्स पे जो निगलने के मसाइल हैं बच्चों के लिए डिस्फेजिया भी और के, बड़ों के लिए बिल्कुल उसके डिस्फेजिया। सपोर्ट ग्रुप्स में भी शिफा पायनियर है। और वो हम इसीलिए इंट्रोड्यूस करते हैं कि लोगों को आपस में बैठ के एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखने का मौका मिले और वो उस चीज़ को जो है वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए भी अप्लाई कर सकें। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ऑटिज़्म और डाउन सिंड्रोम वगैरह की बात की, तो इस तरह के बच्चों के लिए स्पीच थेरेपिस्ट के लिए कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इनको ज़ाहिर है ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में बताइएगा। देखिए सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि जब हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें तो अभी तक हमारे पास जो डेटा है वो ये इंडिकेट करता है कि तकरीबन 50% बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ ऐसे हैं जो कभी भी फंक्शनल स्पीच एक्वायर नहीं कर सकते। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और पेरेंट्स को इस चीज़ को एक्सेप्ट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बेसिकली पाकिस्तान में जिस चीज़ के बारे में शऊर नहीं है वो ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है। हम कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पीच को जानते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपनी बात अगले तक पहुंचानी है तो बोल के पहुंचानी है। बिल्कुल। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर या इसी तरीके से कुछ डीजेनरेटिव जो डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन से हमारा मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा तरीका जो कि बच्चे को हेल्प कर सके उसकी एग्जिस्टिंग स्किल को बेहतर बनाने में, पॉलिश करने में या एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करने में कि वो अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचा दे। जैसे कि साइन लैंग्वेज, ओके। इसी तरीके से पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन हो गई कि अगर एक बच्चा जो है वो स्पीच एक्वायर नहीं कर पा रहा तो किस तरीके से तस्वीरों की एक्सचेंज के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिस तरीके से कुछ स्पेसिफिक अपनी ये ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं उसको इस्तेमाल करके अपनी नीड अगले बंदे तक पहुंचा सके। राइट। तो जिस तरीके से अभी आपने बात की तो जो कुछ ऐसे डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैं, उनके अंदर हमें ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के बारे में समझने की भी ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स की भी ज़रूरत है स्टाफ को और इसी तरीके से पेरेंट्स में और जनरल पब्लिक में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अभी अगर बच्चों के बाद हम बात करें बड़ों की, तो उसमें जो बोलने के मसाइल हैं वो क्या सिर्फ़ स्ट्रोक पेशेंट्स को ही होते हैं, या फिर इसमें कोई और भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी आप स्पीच थेरेपी करके मदद कर सकते हैं? अडल्ट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारी जो सारी कम्युनिकेशन है वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल हो रही है। हमारे ब्रेन में डिफरेंट सेंटर्स हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग में अपना रोल प्ले करते हैं और जो साउंड प्रोडक्शन है या स्पीच प्रोडक्शन है उसके अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के नतीजे में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, स्ट्रोक में जिस तरीके से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन के नतीजे में ये प्रॉब्लम आ गया, या जो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं जैसे कि एज के वक़्त साथ के हमने हाँ। बात की, पार्किंसन हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीजेज हैं, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिसके नतीजे में मरीज को बोलने में क्या और साथ में डिमेंशिया वगैरह निगलने में। भी इसमें हो बिल्कुल सकता है? जिसमें डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया के अंदर जिस तरीके से मेमोरी की बात आ जाती है, कॉग्निशन की बात आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आ जाती है, इन तमाम चीज़ों में जिस तरह कॉग्निटिव रीहैब होती है जी, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत वाइटल रोल है। जी। तो एज ग्रुप के अंदर स्वॉलिंग और स्पीच, इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। राइट। अच्छा, swallowing डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये कौन से आम मसाइल होते हैं और इनकी किस तरह से स्पीच पैथोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पैदाइशी तौर पे हो सकते हैं ना, कि कोई डिफ़ॉर्मिटी ऐसी है, कोई सिंड्रोम ऐसा है कि वो बच्चा जब पैदा होगा
तो उसके अंदर जो है वो निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, सकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम निगलने की बात करते हैं तो हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्वॉलिंग की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि होल्ड किस तरह से किया, मुंह में जो बोलस दिया गया, फिर वो किस तरीके से ट्रांजिट हुआ, पीछे कैसे गया और फिर किस तरीके से आपने उसको निगला। तो पैदाइशी तौर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको निगलने में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद लेटर स्टेजेस में जिस तरीके से स्वॉलिंग का मैकेनिज्म अगेन ब्रेन के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है, फालिज के बाद किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के नतीजे में, किसी इस तरीके की डिजेनरेटिव डिजीज़ के नतीजे में मरीज़ को मुख्तलिफ स्टेजेस में डिफ़िकल्टी आ सकती है। फेशियल वीकनेस अगर हो गई है तो हो सकता है कि जो खुराक आप मरीज़ को दे रहे हैं उसको मुंह में रखने में दिक्कत आए, उसको चबाने में दिक्कत आए, ज़बान के पट्टों की कमज़ोरी की वजह से खुराक जो आपने मरीज़ को दी है, जो निवाला आपने मरीज़ को दिया है, उसको पीछे की जानिब धकेलने में दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद जो हमारा पट्टा है जो कि निगलने के दौरान सांस की नाली को बंद करता है ताकि खुराक की नाली में चली जाए, उस पट्टे की वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है निगलने में, क्योंकि अगर खुराक सांस की नाली की तरफ चली जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करेगी। उसके नतीजे में जो है वो मरीज़ को छाती के इन्फेक्शन हो सकते हैं और सीवियर केसेस में जो है वो सांस की दिक्कत भी जो है वो डेवलप हो सकती है, या कोई एस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा सीरियस कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी दे सकती है। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो है स्पीच पैथोलॉजिस्ट वो क्या कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करें और किस तरह से ये स्टैंड आउट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स इन हाँ, पाकिस्तान? जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मुझे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में 18 साल हो गए हैं, तो हम स्पीच थेरेपिस्ट को और स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट को हमने डेवलप होते हुए देखा है। इनिशियली हम 2 स्पीच थेरेपिस्ट थे, 2006 की अगर मैं आपसे बात करूं, और बड़ा लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क होता था। स्पेशली उस टाइम पे हमें जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल थी, और हमारा ज़्यादा जो काम था वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ हुआ करता था। फिर ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम जिस तरीके से हमारी टीम डेवलप होती रही पाकिस्तान में, इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो गए, लोग बाहर से पढ़ के इस डिसिप्लिन को पाकिस्तान आना शुरू हो गए, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये फील्ड डेवलप होना शुरू हो गई। करंटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लिनिकल स्पीच थेरेपी का सेटअप जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है, जहाँ पे इस टाइम पे हमारे पास जो हॉस्पिटल है उसके अंदर 18 स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, और जो हमारी होम हेल्थ सर्विसेज हैं उसके अंदर 27 स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो पिंडी, इस्लामाबाद और इसके अलावा मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो स्पीच और स्वॉलिंग थेरेपी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी सर्विसेज जो हैं वो न्यू नेटल ICU से स्टार्ट होती हैं, जहाँ पे हमारे न्यू नेटोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारी प्रिविलेजिंग के ऊपर भी काम करते हैं। हमारे जो स्पीच थेरेपिस्ट उस एरिया में स्पेशली डेजिग्नेट होते हैं, उनका स्पेशली एक टेस्ट लिया जाता है, उस स्पेसिफिक एरिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको असेस किया जाता है, उस एरिया की प्रिविलेजिंग दी जाती है, उसके बाद स्पेसिफिक स्पीच थेरेपिस्ट उस एरिया में जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो न्यूरो स्टेप डाउन में जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी में, क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर पल्मोनोलॉजी के जो पेशेंट्स हैं, COPD के जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑन्कोलॉजी में जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं स्पेसिफिक। यहाँ मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाह रही हूँ, ये जो कैंसर होता है गले का कैंसर, क्या इससे भी रिलेटेड है कि इसके बाद भी वॉइस का चले जाना या स्पीच में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी क्या स्पीच पैथोलॉजिस्ट का रोल होता है? बिल्कुल। देखिए ऑन्कोलॉजी के अंदर होता ये है कि जो ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स हैं समटाइम्स कैंसर की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही होती है निगलने में और बोलने में, और समटाइम्स कैंसर की जो ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट। इट्सेल्फ, जिस तरह रेडिएशन थेरेपी है, उसके बाद भी मरीज़ को जो है वो निगलने के अमराज जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। उन रेडिएशंस की वजह से वॉइस के प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। तो हमारी एक स्पेसिफिक टीम जो है वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ जो है वो क्लोज लाइजॉन में काम करती है और वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनके साथ काम करती है। इसी तरीके से प्लास्टिक सर्जरी में जहाँ पे हमारे कुछ मौरूसी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल रिपेयर के ऊपर काम किया जाता है, तो वहाँ पर टीम मौजूद है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप देखें तो IPD में एडमिटेड पेशेंट में तमाम एरियाज़ में जहाँ पर भी निगलने के या बोलने के मसाइल हैं वहाँ पर हमारी टीम अवेलेबल है। इसी तरीके से OPD के अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ ऑडियोलॉजी और ENT के साथ बड़े क्लोज लाइजॉन में काम किया जा रहा है, वॉइस क्लिनिक्स रन की जा रही हैं। इसी तरीके से साइकेट्री के साथ कोलैबोरेशन में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ऊपर काम किया जा रहा है। OPD के अंदर हमारे पास डेवलपमेंटल डिलेज के बच्चे हैं, डिफरेंट सिंड्रोम्स के बच्चे हैं,
फोनोलॉजिकल जिस तरीके से जो हमने साउंड्स की क्लैरिटी की बात की उसके मरीजों को देखा जा रहा है, स्टैमरिंग के पेशेंट्स को, वॉइस के पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, Right. स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन के क्लाइंट्स, डिमेंशिया के क्लाइंट्स। तो आप ये कह सकते हैं कि स्पीच और स्वॉलिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जिस एज ग्रुप से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कंप्लीट सर्विसेज अवेलेबल हैं। राइट। अच्छा, आपने बात की होम हेल्थ सर्विसेज की, ई शिफा जिसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें किस तरह से आपके स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो लोगों के घर जाकर हेल्प करते हैं। देखिए आजकल टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स ज़्यादातर जो हैं अब दोनों माँ बाप जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, उनके ड्यूटी आवर्स होते हैं जिसके अंदर उनके लिए बच्चों को लेके आना डिफ़िकल्ट होता है। कम्यूट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरीके से फ्यूल की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि पेरेंट्स के लिए लेके आना उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरीके से क्योंकि घर में समटाइम्स जो बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है वो और उसके साथ फिर छोटे बहन भाई हैं, तो उन 2-3 बच्चों को साथ लेके मदर के लिए आना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से या हमारे वो पेशेंट्स जिनके लिए कम्यूट करना डिफ़िकल्ट है, उनके लिए एल्डरली व्हीलचेयर पेशेंट्स भी एक्सेस, फिर सब। एम्बुलेंस लेना और फिर आना डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए हमारी एक टीम है जो कि लोगों के घरों पर जाके मरीज़ को असेस भी करती है और उनको मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है। राइट। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट या जो आपकी ये स्पीच पैथोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उसको करियर पाथवे जो है वो अब क्या होगा? देखिए बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह अगर हम बैचलर्स की बात करें तो वो लोग जिनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है या जिन्होंने एफएससी की हुई है वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन का जिनका बैकग्राउंड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट। अगर हम आगे मास्टर्स की बात करें तो उसमें अगेन क्लिनिकल साइकोलॉजी का बैकग्राउंड, स्पीच थेरेपी में अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या स्पेशल एजुकेशन का आपका बैकग्राउंड है तो आप इस जो है फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। राइट। इस फील्ड में है कितना स्कोप है और ये कितना वास्ट है और कितना रिवॉर्डिंग है? अगर आपका कोई ऐसा वाक़या हो जो आपको याद हो जिसमें आपने किसी को देखा हो कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, उसके बारे में भी बताइएगा। स्पीच थेरेपी अगेन थोड़ी सी फीमेल डोमिनेंट फील्ड है समहाउ। जिस तरीके से हम एक बात करते हैं कि जी ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं, शायद इस वजह से है या वो ज़्यादा कंपैशनेट हैं इस वजह से, लेकिन समहाउ फीमेल डोमिनेंट फील्ड है और ज़्यादातर जो है वो अगर आप देखें तो स्पीच थेरेपी में या स्पीच पैथोलॉजी में आपको ख़वातीन नज़र आएंगी। ऑल्दो अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, स्पेशली केपीके में जो इंस्टीट्यूट्स बैचलर्स प्रोग्राम स्पीच में ऑफ़र कर रहे हैं वहाँ पे हमने देखा है कि मेल स्टूडेंट्स की जो है वो शरह बड़ी इनकरेजिंग है और बड़ा अच्छा लगता है कि अब इस फील्ड में जो है वो मेल्स भी अब आ रहे हैं। स्कोप की बात की जाए तो अभी इस टाइम पे क्योंकि फील्ड सैचुरेटेड नहीं है, स्पीच थेरेपिस्ट ढूंढने से भी नहीं मिलते। अगर ट्रेंड स्पीच थेरेपिस्ट की बात की जाए तो जितनी रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे उसको मीट करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट इनफ नहीं हैं मार्केट में। तो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड के अंदर। तो डेफिनेटली जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, क्योंकि बहुत पेशेंस वाला काम है। आप जब भी स्पीच की बात करेंगे, रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जिन भी आप सर्विसेज की बात करेंगे तो बहुत पेशेंस से करने वाला काम है, बड़ा सब्र चाहिए होता है, क्योंकि एक ही क्लाइंट के साथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने काम करना होता है। तो रेपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट्स का होना, पेरेंट्स के साथ एंगेज करना बहुत रेगुलर ज़रूरी चीज़ें सेशंस हैं भी रेगुलर करना। सेशंस में। और अपनी नॉलेज को टाइम के साथ अपडेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं और फील्ड इस किस्म की है कि अभी तक उसके अंदर डिफरेंट रिसर्चेस की जा रही हैं, तो अपने आप को अपडेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जो लोग स्पीच थेरेपी की तरफ आना चाहते हैं या क्लिनिकल फील्ड से किसी तरीके से भी एसोसिएट होना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि इस सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ा जाए या इसके अंदर जो है वो अपनी इंगेजमेंट की जाए। राइट। अच्छा, ये वॉइस क्वालिटी को क्या इम्प्रूव किया जा सकता है? इसके बारे में कुछ अर्सा पहले आपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक सेशन भी किया था, रिमेंबर। तो उसमें क्या वॉइस क्वालिटी इंसान अपनी इम्प्रूव कर सकता है और उसको कैसे आप लोग एनालाइज करते हैं? बिल्कुल। देखिए अगर हम वॉइस की बात करें तो उसके लिए जेंडर और एज अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो उस एज ग्रुप के लिए वो आवाज़ ठीक है और उस जेंडर के लिए वो आवाज़ अप्रोप्रिएट है या नहीं है। होता बेसिकली ये है कि अगर हम इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से एलर्जीज़ बहुत कॉमन है, तो कुछ एलर्जीज़ ऐसी हैं जिसकी आजकल वजह जिस तरह से ख़ास तौर पे बिल्कुल, पोलन अगर एलर्जी हम पीक आजकल की पर बात है। करें तो उसके अंदर बेसिकली रिकरेंट कफ की वजह से या कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनके साथ जब आप एंगेज्ड हो जिसमें कॉन्टिन्यूस आपको बोलना पड़ता है, टीचिंग तो ख़ास उसके तौर पर। अंदर जो है वो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं और अगर हम एहतियात ना करें तो वॉइस के प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। इसी तरीके से प्यूबर्टी में जिस तरीके से हार्मोनल
चेंजेस की वजह से समटाइम्स होता है कि आवाज़ की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर ऐसी हैं और कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनके ज़रिए जो है वो आवाज़ को नॉर्मल किया जा सकता है। तो ज़्यादा हमारा फोकस जो होता है वो प्रिवेंशन के ऊपर होता है कि हम आवाज़ को ख़राब होने ही ना दें। और जो हमने पहले अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक एंगेजमेंट एक्टिविटी की थी, उसका फोकस भी यही था कि हम किस तरीके से कौन सी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके अपनी आवाज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और अगर किसी की खराब है तो वो और इम्प्रूव अगर कर ख़राब सकते। है तो फिर वो किस तरीके से जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से जो है अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि स्पीच के लिए किसी की बात सुनना कितना इम्पोर्टेंट होता है, बजाय इसके कि हम आंसर करें, किसी की बात का जवाब देने के लिए सिर्फ उसको समझना और फिर बोलना, ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देखिए, जब हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर फ़ीडबैक बड़ी ज़रूरी है। वो इसीलिए कि क्या जो बात आपने कही थी, वो अगले ने उसी तरह समझी या नहीं। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक मैसेज भेजा। अब मैंने उसके अंदर जो भी मेरे पास मोबाइल है, उसके अंदर एक स्माइलिंग फ़ेस बना के और आपको सेंड कर दिया। अब आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वो स्माइलिंग फ़ेस शो नहीं हो रहा, आपके पास एक खाली बॉक्स आ रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से आपको स्माइलिंग फेस बना के भेज दिया या थम्स अप बना के आपकी बात को अप्रिशिएट या ओके कर दिया। लेकिन अगर वो थम्स अप, ओके का साइन या स्माइल आपके पास आपके मोबाइल पे सीवी नहीं शो हो। ही नहीं हो रही, तो फिर मेरी जो बात है वो आप तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची। इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि यहाँ से कोई गुजर रहा है और मैं कहती हूँ रोको मत जाने दो, ठीक एग्जैक्ट। है, और मैं कहती हूँ रोको मत जाने दो, दोनों का मतलब फर्क है। इस वक्त तो मैं क्योंकि वो बात बोल के कर रही हूँ, तो आवाज के उतार चढ़ाव से मैंने ये चीज जो है वो क्लियर कर दी कि रोको मत जाने दो का क्या मतलब है, या रोको मत जाने दो का क्या मतलब है। लेकिन यही चीज अगर मैं आपको लिख के भेज रही हूँ, तो तो परसीव क्योंकि आप वो करना सुन नहीं डिफरेंट रही हैं, आप होगा उसको पढ़ रही हैं और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू आपको ये पता चल सके, तो कि फिर क्या था। डेफिनेटली मैसेज जो है वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं होगा। तो सुनना भी जरूरी है कि आप जो समझना भी समझना भी जरूरी है उतना ही। कि अगला बंदा जो बात आपसे कहना चाह रहा है उसको आप अंडरस्टैंड किस तरीके और से अगर कर रहे हैं। समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लेना दोबारा भी पूछ लेना, मुनासिब बिल्कुल है। बिल्कुल, इसीलिए फीडबैक ज़रूरी है। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें, अगर हम जेसीआईए की बात करें, तो रीड बैक, रिपीट बैक जो है वो बेसिकली इसीलिए है कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो। कि अगर आपने एक चीज़ सुनी है तो फिर आप उसको दोबारा रिपीट करें, ताकि जिस बंदे ने वो बात की है उसको पता हो कि आपने क्या बात की है। समझ क्या और आई अगर है। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर आप उसको पढ़ के रीड बैक करें, ताकि अगले बंदे को आप अगर उसमें कोई करेक्शन करनी है या कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई है, तो वो उसी वक्त करेक्ट कर ली जाए और किसी भी नुकसान से बचा जा सके। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए और या फिर पेशेंट्स के केयर टेकर्स के लिए जो कि स्पीच के मसाइल का शिकार हैं। देखिए, इसमें एक तो ये मेरा मैसेज है कि हर चीज़ का इलाज जो है वो दवा के ज़रिए मुमकिन नहीं होता। स्पीच से रिलेटेड जो मसाइल हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका इलाज भी दवा के ज़रिए मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको थेरेपीज़ का ही सहारा लेना पड़ेगा, और इस चीज़ को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे को बेनिफिट होगा। हम बेसिकली बच्चे की इम्प्रूवमेंट का जो एक बहुत क्रूशल टाइम पीरियड होता है, वो ट्रायल एंड एरर में या टाइम के साथ ठीक हो जाएगा वाले फेज़ में, इसके वालिद भी लेट बोले थे, इसके चचा भी लेट बोले थे वाले फेज़ में गुजार देते हैं। और उसके बाद जब हम बच्चे को लेकर आते हैं तो स्पीच तो डेवलप हो जाती है, लेकिन एकेडमिकली बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो मेरा यही मैसेज है कि एक तो जितना जल्दी हो सके इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए मौलिद से रब्ता कीजिए। दूसरी बात ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को जो है वो समझने की कोशिश करें कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक थेरेपिस्ट का जो काम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी नहीं होता। उसके अंदर बच्चे के प्रॉब्लम के मुताबिक हमें डिफरेंट थेरेपिस्ट को एंगेज करना पड़ता है, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ की इनपुट लेनी पड़ती है, तभी हम बच्चे में या बड़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। पेशेंस वाला काम है, क्विक फिक्स नहीं है अभी अवेलेबल। तो थोड़ा सब्र के साथ और थोड़ा हौसले के साथ अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे, अगर आप ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की जिस तरह हमने बात की कि हर चीज़ सिर्फ अगर आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के पीछे पड़े रहना कि वो बोल पड़े से बेहतर है कि आप उसको ऑल्टरनेटिव दें और कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट करने का मार्जिन दें। और रिसर्चर्स ने ये बात साबित की है कि जब बच्चे को आप ऑल्टरनेट की तरफ लेके जाते हैं तो स्पीच खुद ब खुद साथ साथ डेवलप होना शुरू हो जाती है। राइट। ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की जो ट्रेनिंग होती है, जब हम बच्चे को ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रेन करते हैं, तो उसके अंदर ये नहीं है कि हम बच्चे को बिल्कुल स्पीच से हटा रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि अब ये बच्चा बिल्कुल नहीं बोलेगा।
ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन भी बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट की तरफ एक सपोर्ट स्टेप ही है, कर रही है, सपोर्ट ही कर रही है, तो वो बेसिकली ऑगमेंट कर रही है। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो डेवलप करने की बड़ी सख्त। व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि स्पीच से रिलेटेड डिफरेंट मसाइल के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा हुआ होगा, और बिल्कुल अर्ली इंटरवेंशन का बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे ही आपको पता लगे कि आपके आपके बच्चे के लिए कोई मसाइल स्पीच के हैं, तो माहिरीन से रब्ता करें ताकि उसकी ये डेवलपमेंट जो है स्पीच पैथोलॉजी से रिलेटेड मसाइल की के बारे में वो हल हो सके। और ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों में भी अगर इस तरह के कोई मसाइल हैं निगलने से रिलेटेड या स्पीच से रिलेटेड, तो जल्द अज जल्द रेलिवेंट माहिरीन से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।